नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश। मेरे YouTube चैनल विद्यादान पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम डेली एक सेशन रखते हैं जिसमें हम दुनिया से जुड़ी हुई सबसे इम्पोर्टेंट खबरों को जानते हैं। 10-12 खबरें जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हैं, ऐसी खबरें जो दुनिया में आपकी नज़रों में नहीं आती लेकिन वो होती सबसे ज़रूरी है। तो पहली एक खुशखबरी की न्यूज़ देख लिए, कटिंग लगा दी है मैंने। भारत का 3 करोड़ से ज़्यादा युवा बेरोजगार है, लेकिन इस पर खबर दिखाने वाला, डिबेट करने वाला न कोई सरकार का आदमी है, न पत्रकारिता का आदमी है। ऐसी खबरें भी आपसे छुपी ही रहती हैं, आप जान भी नहीं पाते हैं। ये इतनी बेरोजगारी है कि जब भारत में पहली बार कोरोना के लिए लॉकडाउन लगाया गया था तो इतनी बेरोजगारी तब भी नहीं थी जितनी बेरोजगारी इस वक्त है। 3 करोड़ से ज़्यादा युवा ऐसा है जो बेरोजगार है। भारत का 95% युवा जो इस लिस्ट में आता है वो बेरोजगार है, जिसकी उम्र 29 साल से कम है वो भी बेरोजगार है। सोचिए भारत में रोजगार का स्तर क्या है और सरकारें आपके लिए क्या कर रही हैं। हर सरकार आपको 20 लाख 50 लाख नौकरियां देने का वादा कर रही है। तो इस वादे को भी आप देखिए कि सरकार ने क्या वादा किया था। तो ये तो हो गई खबर जो कभी खबर बनती ही नहीं। अगली इंपॉर्टेंट खबर पे आते हैं कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक बन गया है। इस समय भारत में 12 जो सबसे सरकारी बैंक है, 12 सबसे बड़े सरकारी बैंक है, उसमें भारत का जो सबसे बड़ा सरकारी बैंक बना है वो एसबीआई बैंक बन गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जो टोटल कैपिटल हो गई है वो 12,60,000 करोड़ रुपए की हो गई है। वहीं दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा बैंक बन गया है वो बैंक ऑफ बड़ौदा है। बैंक ऑफ बड़ौदा की जो टोटल इनकम है या उसके पास जो टोटल रेवेन्यू है उसका 11,55,000 करोड़ रुपए का है। वहीं जो देश का तीसरे नंबर का सबसे अमीर बैंक बना है वो है केनरा बैंक। केनरा बैंक के पास 11,53,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है। ये सरकारी बैंकों की बात है। भारत के अंदर 12 सरकारी बैंक हैं जिसमें सबसे अमीर बैंक हो गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वहीं प्राइवेट बैंकों की बात करें तो प्राइवेट बैंकों में भारत का जो सबसे अमीर बैंक है उसका नाम है एचडीएफसी बैंक। भारत का सबसे अमीर बैंक है एचडीएफसी बैंक, जिसका जो टोटल रेवेन्यू है 112 बिलियन डॉलर है। 112 बिलियन डॉलर है, जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। अगर बात की जाए कि दुनिया में जो सबसे बड़ा बैंक है तो दुनिया का जो सबसे बड़ा बैंक है उसका नाम है द बैंक ऑफ चाइना। द बैंक ऑफ चाइना दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है। ये इतना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि भारत की टोटल जीडीपी से भी बड़ा है। भारत की टोटल जीडीपी अभी 3 ट्रिलियन भी नहीं है। वहीं बैंक ऑफ चाइना की जो टोटल वर्थ है उसकी कीमत 4 ट्रिलियन डॉलर है। और दूसरे नंबर पर जो दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है उसका नाम है एचएसबीसी बैंक। दोनों बैंक चाइना के ही हैं और ये दुनिया के सबसे बड़े बैंक हैं। गेस करें, ये इतना बड़ा बैंक है बैंक ऑफ चाइना जिसकी टोटल जो वर्थ है वो भारत की पूरी जीडीपी से भी कहीं बहुत ज़्यादा है। तो ये थी आपकी इंपॉर्टेंट खबर। अगली खबर आई है कनाडा से। कनाडा के जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो को वहाँ के जो ट्रक ड्राइवर हैं 50,000 ट्रकों के माध्यम से 50,000 ट्रकों के माध्यम से वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनको उनके आवास को पूरी तरह से घेर लिया है वहाँ के ट्रक ड्राइवर्स ने। तो ऐसा क्या हुआ है, याद रखें कि इस समय ये नहीं पता कि वो कहाँ पर छिपे हुए हैं। उनके इतनी ट्रकों को उनके घर के आगे लगा दिया गया है कि 70 किलोमीटर दूरी तक केवल ट्रक ही लगी हुई हैं। याद रखें कि इस समय वहाँ पर कोरोना बहुत ही ज़्यादा पीक पर है। इसको लेकर वहाँ की सरकार ने बहुत सारे कठोर नियम बनाए, जिसको लेकर वहाँ के ट्रक ड्राइवर जो हैं वो नाराज हो गए। उन्होंने वैक्सीन भी लगवाने से इनकार कर दी। बहुत तरह के प्रतिबंध लगाए थे। उनको मानने के विरोध में वहाँ के ट्रक ड्राइवर्स ने उनको घेरने की कोशिश की और उनके घर को पूरी तरह से ट्रक को घेर लिया। तो ये अगली खबर थी कनाडा से। अगली खबर ये है जो कि एक बहुत ही डिवास्टेड खबर हो सकती है। इसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो तो काफ़ी लोग देख लेते हैं लेकिन उसमें से ज़्यादातर लोग होते हैं जो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो कोशिश करें कि सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करते रहें, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। अगली खबर है चाइना से। चाइना ने अंतरिक्ष में 13,000 सैटेलाइट लगाने का फैसला लिया है, जिसमें से 2,000 सैटेलाइट को वो लगा भी चुका है। मैप में आप देखेंगे तो समझ में आएगा सैटेलाइट का क्या मतलब है। ऐसे समझिए, चाइना एक मिशन स्टार्ट कर रहा है जिसका नाम है मेगा कॉन्स्टलेशन। मेगा कॉन्स्टलेशन के जरिए चाइना अंतरिक्ष के अंदर धरती के चारों ओर, जो धरती का एटमॉस्फेयर है उसके चारों ओर 13,000 सैटेलाइट को लगा देगा।
इस इतने सैटेलाइट लगाने से फ़ायदा ये होगा कि चाइना को हर जगह की, हर स्थान की, हर देश की पूरी इमेजेस, पूरी वीडियो, पूरी जानकारी चाइना को मिलती रहेगी। इसको लेकर चाइना ने ये बहाना बनाया है कि वो 5G की टेस्टिंग कर रहा है, लेकिन वो गलत बता रहा है। इस न्यूज़ के जरिए ये पता लगता है कि चाइना धरती को चारों तरफ से, पूरी धरती को सैटेलाइट के जरिए से घेर लेगा। 13,000 सैटेलाइट इतनी होती हैं कि धरती पर एक चींटी को भी अगर खोजना हो तो आसानी से खोजा जा सकेगा इन सैटेलाइट के जरिए। इससे चाइना को अमेरिका और भारत को घेरने में बहुत मदद मिलेगी। भारत के अंदर कहाँ पर क्या रखा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सी जानकारियाँ, कहाँ पर आर्टिलरी रखी है, कहाँ पर सेना है, इन सब की जानकारी इन सैटेलाइट के माध्यम से चाइना की सरकार को पहुँचेगी। तो जो चाइना ने 13,000 सैटेलाइट लगाने का फैसला लिया है, जो भारत के लिए काफ़ी चिंताजनक हो सकता है। अमेरिका ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है। अगर आप जानना चाहें तो इससे पहले चाइना ने भारत को घेरने के लिए एक मिशन चालू किया था जिसका नाम था स्टिंग ऑफ पल्स। मैप में आप देखेंगे तो पता लगेगा, भारत का जो नीचे का एरिया है, जो समुद्र का एरिया है, समुद्र में जो लाल लाल सा एरिया आपको दिख रहा है, समुद्र के जो जहाँ पे दिख रहा है वो उसने चारों तरफ से टापू बना रखे हैं और वहाँ पर अपनी सेना को बिछा रखा है। इससे यह होगा कि जब भारत के साथ युद्ध स्टार्ट होगा तो जो इंटरनेट की लाइन होती है वो समुद्र के माध्यम से ही आती हैं। तो चाइना क्या करेगा, उन इंटरनेट की लाइंस को काट देगा, जिससे कि जो भारत का जो इंटरनेट का कनेक्शन है वो कट जाएगा। इससे उसको युद्ध को जीतने में मदद मिलेगी। आप कहेंगे तो स्ट्रिंग ऑफ पल्स पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, इसको समझाने में काफ़ी वक्त लगेगा। अगली खबर है दिल्ली से। दिल्ली में एक लड़की का 4 लड़कों ने बलात्कार किया, उसके बाद उसको नंगा कर जूतों की माला पहनाकर उसको घुमाया गया। सोचिए, भारत की राजधानी दिल्ली में ऐसा जघन्य अपराध हुआ। यह कोई रेप जैसी घटना भारत में कोई बड़ा स्थान नहीं रखती है, लेकिन इसको बताने का उद्देश्य है कि इस पे मैं कुछ डेटा आपको बताता हूं जिससे आपको पता लगेगा भारत में सबसे ज़्यादा होने वाला अपराध क्या है। आपको पता है भारत में चौथा सबसे ज़्यादा होने वाला अपराध है भारत के अंदर बलात्कार। गेस करिए, भारत जैसे देश में चौथे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा अपराध होता है वो है रेप। कहा जाता है, इस न्यूज़ में बताया गया कि उस लड़की से कोई लड़का प्रेम करता था, लड़की ने उसे मना कर दिया, इसको लेकर लड़के ने सुसाइड कर लिया। इसका बदला लेने के लिए लड़के के 4 दोस्तों ने उसका रेप किया, उसके बाद उसको गंजा किया, उसके बाद उसको चप्पलों की माला पहनाकर दिल्ली जैसे शहर में घुमाया गया और वहाँ का पुलिस प्रशासन अभी तक उनको पकड़ नहीं पाया। जो महिला आयोग की अध्यक्ष थी स्वाति मालीवाल ने जब इसको संज्ञान में लिया तो कई लोगों को डिटेंशन में रखा गया। बताने का उद्देश्य ये है कि भारत के अंदर प्रतिदिन 88 रेप होते हैं। डाटा याद रखें, एक दिन के अंदर भारत में 88 रेप होते हैं। भारत की सरकार इतनी शर्मिंदा हुई या उसने इतना दिमाग लगाया कि 2019 के बाद उसने डाटा दिखाना बंद कर दिया कि भारत में कितने रेप होते हैं। 2019 का डाटा बताता है कि एक साल के अंदर 32,033 रेप हुए थे भारत के अंदर। गेस करिए, भारत में 32,033 रेप होते हैं एक साल के अंदर, जो रजिस्टर्ड होते हैं, जो पुलिस के पास जाते हैं। सोचिए इतने कितने रेप होंगे जो भारत जैसे समाज में कभी पुलिस स्टेशन तक पहुंचते नहीं। भारत में औरतों के खिलाफ जितने भी अपराध हुए हैं उनमें पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में औरतों के खिलाफ सबसे ज़्यादा रेप या छेड़छाड़, ईव टीजिंग ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती हैं। उत्तर प्रदेश इस मामले में टॉप पर रहा। उत्तर प्रदेश में एक साल में 60,000 केसेस आए महिलाओं के प्रति अपराध के मामले में। वहीं केवल रेप के मामले में ये आंकड़ा देखा जाए तो इसमें राजस्थान पहले नंबर पर है। राजस्थान में भारत के अंदर सबसे ज़्यादा रेप होते हैं और तीसरे नंबर पर इसमें आता है मध्य प्रदेश। आपको जान के हैरानी होगी कि जो एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि पिछले जो 2019 में रेप हुए थे उसमें 4,977 यानी कि करीब 5,000 रेप ऐसे हुए जिसमें बच्चियों की उम्र 18 साल से कम रही। और उसमें भी हैरानी की बात है कि 144 बच्चियों का रेप, ऐसी बच्चियों का रेप हुआ जिनकी उम्र मात्र 6 साल से कम है। ये है भारत में कानून और कानून को लागू करने वाले, कानून को चलाने वाले लोगों की असलियत। मैं कास्ट बेस अगर सेंसस पे बात करूं तो प्रतिदिन 10 दलित महिलाओं का रेप होता है भारत के अंदर। ये डाटा एनसीआरबी का है, आप देखते जाना, पढ़ने जाता, बाकी तो मैं बताता ही हूं आपको।
2019 के अंदर 3086 दलित महिलाओं का रेप हुआ। डेली 10 दलित महिलाओं का रेप होता है भारत जैसे देश के अंदर जहां पर महिलाओं की पूजा होती है। ये भारत की रियलिटी है जो आपको कोई भी मीडिया बताने को तैयार नहीं है। अगर आप मेरी मीडियाज को देखेंगे तो मैं अपने आप को बहुत बस हाँ ये है कि वीडियो बनाने में समय लगता है, तो इससे उम्मीद रखता हूं कि आप शेयर जरूर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। याद रखें 2020 और 21 के बीच महिलाओं के लिए होने वाले अपराधों में 63% की वृद्धि हुई है। भारत में 63% महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन भारत की सरकार का कहना नहीं तो सब चंगा सी, सब कुछ सही हो रहा है। तो आप देखते जाएं। नेक्स्ट खबर है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी भ्रष्टाचार सूचकांक से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक रिपोर्ट निकालती है जिसमें यह पता लगाया जाता है कि दुनिया के किस देश में कितना भ्रष्टाचार है। इसमें हमने कमाल कर रखा है, इसमें हमारी पूरी दुनिया के अंदर रैंकिंग आई है 85। भारत का हर व्यक्ति कह सकते हैं कि भ्रष्टाचारी है और इसमें भी पहला नाम आता है सरकारों का, नेताओं का, पुलिस का। इसमें बहुत डिटेल्ड हो सकता है, लेकिन आपको याद रखना है कि भ्रष्टाचार सूचकांक में जो भारत की रैंकिंग है 85 है और इसको जारी किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। दुनिया में जहां सबसे कम या जीरो भ्रष्टाचार है, पहले नंबर पे देश आता है डेनमार्क, दूसरे नंबर पे आता है फिनलैंड और तीसरे नंबर पे आता है न्यूजीलैंड। दुनिया का जो सबसे भ्रष्ट देश है वो है दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान दुनिया का सबसे नया देश है, 2014 में बना, भूखमरी है, यहाँ तख्ता पलट भी हो चुका है। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर सूडान के बारे में, तख्ता पलट के बारे में मैंने डिटेल बताया है, उसको याद रखें। अगर घूसखोरी की बात, भ्रष्टाचार को छोड़कर केवल घूसखोरी की बात करें तो एशिया में घूसखोरी के मामले में भारत का पहला स्थान है। याद रखें, भारत का पहला स्थान है घूसखोरी के मामले में। अगली खबर है अमेरिका की कंपनी को पछाड़कर टीसीएस अब दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। याद रखें, टीसीएस जो टाटा कंसल्टेंसी कंपनी है, ये इस समय दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। पहले इसमें अमेरिका का नंबर हुआ करता था, अब उसको पछाड़कर आईटी कंपनी जो कि टाटा की है, उसने जो दुनिया की टॉप 10 कंपनियां हैं उसमें अपना दूसरा स्थान सिक्योर किया है। यानी दुनिया की जो सबसे बेहतरीन कंपनियां उसमें टीसीएस का नाम आ चुका है। दुनिया की जो सबसे बड़ी आईटी कंपनी उसका नाम है एसेंचर, जिसकी मार्केटल कैपिटल यानी जिसको उसको जो कितनी दौलत है उसके पास, तो $36.2 बिलियन यानी $36.2 बिलियन की कंपनी है जिसका नाम है एसेंचर। ये कंपनी भी अमेरिका की है वैसे तो। दूसरे नंबर पर अब हमारे देश की कंपनी बन गई है टाटा यानी कि टीसीएस, जिसकी मार्केट वेंचर जो कैपिटल है उसकी वैल्यू है $16.8 बिलियन। और तीसरे नंबर पे भी अच्छी बात है कि दुनिया में तीसरे नंबर की भी जो सबसे बड़ी कंपनी वो भारत की है जिसका नाम है इन्फोसिस, $12.8 बिलियन की ये कंपनी बन चुकी है। तो ये अच्छी खबर है कि हमारे पास 2 आईटी सेक्टर की कंपनियां जो वर्ल्ड लेवल पर काम करती हैं। नेक्स्ट खबर है एयर इंडिया। एयर इंडिया, आपको पता है एयर इंडिया को सरकार ने बेच दिया था टाटा को, अब फाइनली मुख्य रूप से और हैंड ओवर कर दी गई है। एयर इंडिया जो हमारी कंपनी थी अब टाटा को हैंड ओवर कर दी गई है। ये सौदा 70,000 करोड़ के घाटे में टाटा ने किया था। याद रखें, एयर इंडिया कंपनी शुरुआत में टाटा की ही हुआ करती थी। बाद में 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने इस कंपनी को सरकारी बना लिया, यानी कि टाटा कंपनी से इसको छीन लिया था। अब ये कंपनी 70,000 करोड़ रुपए घाटे में चल रही थी। सरकार इसको कई सालों से बेचने की कोशिश कर रही कि कोई इसको खरीद ले, कोई खरीद ले, लेकिन कोई भी इसको खरीद नहीं रहा था क्योंकि इसका घाटा इतना ज्यादा था। लास्टली कुछ समय पहले टाटा ने इसको 18,000 करोड़ रुपए में खरीदा था और इस कंपनी के ऊपर पहले से ही 70,000 करोड़ रुपए का घाटा है। यानी कुल मिला के ये सौदा हुआ है करीब 88,000 करोड़ डॉलर में। शुरुआत जो एयर इंडिया है इसकी शुरुआत जेआरडी टाटा ने 1932 में की थी। याद रखें, जेआरडी टाटा भारत के पहले व्यक्ति हैं जिनको जो पहला पायलट भी उन्हें कहा जाता है, पहला कमर्शियल लाइसेंस उन्हें ही मिला था। इन्हें फादर ऑफ इंडियन एविएशन भी कहा जाता है। याद रखें कि जो एयर इंडिया कंपनी है ये एशिया और यूरोप के बीच उड़ान भरने वाली पहली कंपनी थी। 1953 में इसका जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीयकरण कर दिया। याद रखें, कभी आपने ये सोचा है कि ये कंपनी घाटे में कैसे गई, तो इस पर बहुत लंबी डिबेट हो सकती है। याद रखें कि क्योंकि ये कंपनी सरकारी थी तो भारत में नेताओं के तो आपको पता ही है क्या हालत है।
जितने भी जहाज थे नेता फ्री में लेकर घूमा करते थे, उनका ईंधन सब कुछ फ्री में इस्तेमाल करते थे। इस वजह से कंपनी घाटे में चले गई। बाद में ये हालत हो गई कि कोई इसको खरीदने वाला नहीं मिला। अब ये टाटा के हाथ में फिर से आ चुकी है, तो देखते हैं टाटा जी क्या कमाल करते हैं जिससे कंपनी फिर से रिवाइव कर पाए। तो उम्मीद है कि आज की खबरें आपको बहुत अच्छी लगी होंगी, मेरी मेहनत भी आपको पसंद आ रही होगी। तो आज का सेशन यहीं पर, धन्यवाद, जय हिंद।